हेलो दोस्तों। हम आपका मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। कल हमने आपके मेवाड़ के इतिहास में महाराणा रायमल जी को पढ़ा था। और रायमल जी को पढ़ के हमने रायमल जी के जो पुत्र थे आपके पृथ्वीराज सिसोदिया, आपके जयमल और सांगा को पढ़ा था। आज हमें आपके मेवाड़ के इतिहास में पढ़ना है महाराणा सांगा। आप देख रहे हो महाराणा सांगा, इसको पढ़ना है आज आपके महाराणा सांगा को। तो चलो मैं आपके स्टार्ट करता हूं महाराणा सांगा। अब आपकी बात करते हैं महाराणा सांगा की। महाराणा सांगा, इनका शासनकाल आपके 1509 से 1528। तो जब हमने कल आपके रायमल जी के पुत्र पढ़े थे, उनमें से मैंने आपको एक पुत्र बताया था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया मैंने बताया था कि रायमल जी के मुख्यतः आपके तीन पुत्र थे। पृथ्वीराज सिसोदिया सबसे बड़ा, इसके बाद में एक मैंने बताया था आपको जयमल। क्या बताया था? जयमल। और तीसरा पुत्र था आपके महाराणा सांगा। तो हमने आपकी चर्चा की थी कि जब रायमल जी जिंदा थे तो इन तीनों में आपके महाराणा सांगा, पृथ्वीराज और जयमल में आपके उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर आपस में लड़ाइयां रहती थी कि रायमल जी के बाद में शासक है कौन बनेगा। तो फिर मैंने आपको बताया था कि आपके रायमल जी के एक भाई हुआ करते थे सारंगधर। कौन? आपके सारंगधर। और मैंने आपको बताया था सारंगधर आपके एक महिला के पास इनका हाथ दिखाने के लिए ले जाते हैं कि आपका शासक कौन बनेगा। तो उसमें उस महिला कहती है कि आगे का जो शासक है वो कौन बनेगा? आपके महाराणा सांगा। जब ये बात हो गई तो उसके बाद में मैंने आपको बताया था जो पृथ्वीराज सिसोदिया था, इसे हम क्या कहते थे? आपका उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार। इसके अलावा मैंने बताया था इसकी पत्नी हुआ करती थी तारा। और अपनी पत्नी तारा के नाम पे जो आपके अजमेर का दुर्ग है, जिसे आप अजमेरू दुर्ग कहते हो, उस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? आपका तारागढ़ दुर्ग। क्या नाम रखा था? आपके तारागढ़ दुर्ग। अपनी पत्नी तारा के नाम पे क्या नाम रख दिया था? तारागढ़ दुर्ग। इसके अलावा मैंने बताया था आपके पृथ्वीराज की एक बहन हुआ करती थी आनंदाबाई। कौन? आपकी आनंदाबाई। और आनंदाबाई का विवाह हुआ था आपके सिरोही के जगमाल देवड़ा के साथ। इसके साथ? आपके जगमाल देवड़ा के साथ। और हमने आपकी चर्चा की थी कि जगमाल जो देवड़ा था वो परेशान किया करता था किसको? आपके आनंदाबाई को। इसलिए आनंदाबाई संदेश भेजती है किसके पास? आपके पृथ्वीराज के पास। तो पृथ्वीराज समझाने के लिए आया था किसको? आपके जगमाल को। और समझाने के बाद कह दिया था कि आज के बाद परेशान नहीं करूंगा। और अगले दिन जब आपका पृथ्वीराज वापिस जाता है तो पृथ्वीराज को जगमाल देता है कि आपका लड्डू, कि रास्ते में भूख लगे तो ये खा लेना। और इन लड्डुओं में क्या मिलाया हुआ था? आपका जहर। इन्हीं लड्डू को खाने से मृत्यु हो गई थी किसके? आपके पृथ्वीराज सिसोदिया की। तो जिसे हम उड़ना राजकुमार कहते हैं, जिन्होंने तारागढ़ दुर्ग अपनी पत्नी तारा के नाम पे रखा था, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनके जो आपके जगमाल देवड़ा थे, इन्होंने आपके लड्डू दिए थे जहरयुक्त, उनको खाने से। और एक बात याद रखना कि पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी है वो कहां पर बनी हुई है? आपकी कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ दुर्ग में। एक तो बात हमने ये की थी, इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है किसके? आपके पृथ्वीराज सिसोदिया की। दूसरा भाई कौन था? आपका जयमल। दूसरा भाई कौन था आपके सांगा का? जयमल। जयमल के बारे में मैंने बताया था, ये इसकी मृत्यु होती है किसके साथ लड़ते हुए? आपके सोलंकियों के साथ। अब वो मृत्यु हुई कैसे थी वो चर्चा करते हैं। टोंक में एक जगह पड़ती है आपकी टोडा। टोंक में एक जगह है, कौन सी? आपकी टोडा। और टोडा में थे भाई आपके राव सुल्तान। राव सुल्तान। और राव सुल्तान पे हमला करता है आपका कौन है? लल्ला खां पठान। राव सुल्तान पे हमला कर दिया था किसने? आपके लल्ला खां पठान ने। और राव सुल्तान पर जब हमला करता है लल्ला खान पठान, तो वहां से सुल्तान हार जाते और हार कर किसकी शरण में आ गए थे? आपके रायमल की शरण में, महाराणा रायमल की शरण। फिर हमने देखा था कि राव सुल्तान की एक पुत्री थी तारा। और इस तारा से कई युवराज कई शादी करना चाहते थे, पर राव सुल्तान ने यह शर्त रखती थी कि जो भी व्यक्ति मुझे टोडा को पुनः जीत के देगा उसी के साथ मैं किसका विवाह करूंगा? आपके तारा का।
और रायमल जी के जो जयमल थे, इन जयमल ने कह दिया था कि टोडा को मैं जीत दूंगा, इसलिए जयमल और तारा की क्या की गई थी, आपकी सगाई। क्या की गई थी, आपकी सगाई। कहते हैं कि एक बार का समय था और शाम का समय था और आपके जयमल बैठे हुए थे दोस्तों में, तो दोस्त पूछते हैं कि जयमल, भाभी जी से बात होती है? जयमल ने कहा नहीं नहीं भाभी जी से बात नहीं। क्या व्हाट्सएप पे भी बात नहीं होती? नहीं नहीं साहब अभी बात नहीं। तो आपकी पत्नी होने वाली वो पत्नी है, आपको मिलना चाहिए। और जब दोस्तों ने ये बात कही और जयमल ने भी उस समय आपका थोड़ा बहुत लगाया हुआ था, नशे में थे, तो वो चले जाते हैं किसके पास, आपके राव सुल्तान के पास और आपके सोलंकियों के पास। जाके कहते हैं कि मुझे मिलना है, किससे? तारा से। उन सोलंकियों ने कहा कि अभी तो आप आसमान के तारे देखिए, अभी आप तारा से नहीं मिल सकते, पहले आप जीतिए किसको? टोडा को। तो गुस्सा आ जाता है किसको? आपके जयमल को। जयमल का कहना था कि एक तो आप हमारे राज में बैठे हो और मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हो, और जो मेरी होने वाली पत्नी है उससे आप मुझे मिलने नहीं दे रहे हो। तो कहते हैं कि जयमल ने आपके टोडा के राव सुल्तान के साथ अशिष्ट व्यवहार किया था। इस वजह से जो वहां के सोलंकी थे, जो ये आपके राव सुल्तान वाले, ये हत्या कर देते हैं किसके? आपके जयमल की। इसलिए लड़ता हुआ मारा जाता है कौन? आपका जयमल। और इस बात का पता चलता है किसको? आपके रायमल जी को। तो रायमल जी भी कह देते हैं कि बेलखना बेटा था, इस प्रकार का कार्य किया तो कोई भी सजा नहीं दी जाएगी, किसको? आपके सुल्तान को। इसलिए कहते हैं कि जयमल इस प्रकार खत्म हो गया। तो बच गई कौन? आपकी तारा। तो कहते हैं कि बाद में तारा की सगाई की गई थी पृथ्वीराज के साथ, और पृथ्वीराज हमला करता है किस पे? आपके टोडा पर। जब टोडा पे हमला किया तो टोडा पे इस समय कौन है? आपका लल्ला खां पठान। और लल्ला खान पठान की सहायता करने आया था मल्लू खां। और मल्लू खां कहां का था? आपके अजमेर का। कहां का था? आपके अजमेर का। तो आपके पृथ्वीराज ने लल्ला खां पठान को भी हरा दिया था और मल्लू खां पठान को भी हरा दिया था। और मल्लू खान को हरा दिया था और उसी समय आपका अधिकार कर लिया था किस पर? आपके अजमेर पे। इसीलिए पृथ्वीराज का विवाह हुआ था बाद में किसके साथ? तारा के साथ। इसीलिए मैंने बताया था अजमेर भी पृथ्वीराज के नियंत्रण में आ गया था और तारा से विवाह हो गया, तो तारा को अजमेर में रखा और अजय मेरुदुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया था? तारागढ़। और बाद में हमने पढ़ा कि आपके आनंदाबाई का जो पति था जगमाल देवड़ा, उसने जहरयुक्त लड्डू दे दिए तो मारा गया पृथ्वीराज। तो अब एकमात्र आपका जो उत्तराधिकारी के लिए जो बचा था वो कौन था? आपका महाराणा सांगा। इसलिए इसके बाद में शासक बनेगा आपका मेवाड़ का कौन? महाराणा सांगा। अब हम सांगा की बात करते हैं 1509 से 1528। मैंने आपको महाराणा सांगा के बारे में बताया था कि जब सांगा उस महिला ने हाथ देखते इन तीनों को, तो आपको उसने घोषणा की थी, भविष्यवाणी की थी कि आगे का शासक कौन बनेगा? आपका महाराणा सांगा। इसलिए हमने देखा था कि महाराणा सांगा की जैसी एक भविष्यवाणी की उस महिला ने, तो पृथ्वीराज सिसोदिया और जगमाल उस पर टूट पड़ते। तो किसी भी प्रकार से जाओ वहां पे सारंग जो थे आपके, उन्होंने बचाया और आपके सांगा को वहां से भजाया था। किंतु कहते हैं कि उस समय आपके पृथ्वीराज की तलवार से सांगा की एक आंख फूट जाती है। और हमने पढ़ा था कि महाराणा भागता है और भागते हुए वो एक गांव में पहुंचता है, कौन सा? आपका सेवंतरी गांव। और सेवंतरी गांव में एक मंदिर था आपके रूपनारायण भगवान का। किसका? आपके रूपनारायण भगवान का। और मैंने बताया था इस रूपनारायण भगवान के मंदिर में दर्शन करने एक व्यक्ति आया हुआ था, और वो कौन था? आपका बिद्दा जैतमालोत। और बिद्दा जैतमालोत जो आपका राठौड़ था, इसको अब आपका सांगा बताता है कि इस प्रकार से मेरे भाई पीछे पड़े हुए, आप मुझे छुपाइए। तो कहते हैं कि बिद्दा ने कहा था आप मंदिर में छुप जाइए। तो पीछे से आपके पृथ्वीराज सिसोदिया और जगमाल आते और बिद्दा को पूछते कि हमारा भाई का है, तो उसने कह दिया मुझे नहीं पता। तो आपके पृथ्वीराज और जयमल को लगा कि बिद्दा को पता है, लेकिन बिद्दा बता नहीं रहा है। तो कहते हैं कि उसने सांगा को तो बजा दिया था बिद्दा ने, और बिद्दा ने युद्ध किया था किसके साथ? आपके पृथ्वीराज के साथ और आपके जयमल के साथ, और लड़ता हुआ मारा गया था, शहीद हो गया था, लेकिन बचा लिया था किसको? सांगा को। और सांगा उससे आगे भाग जाता है। तो कहते हैं कि बिद्दा आप देखो कैसा व्यक्ति, शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए अपने प्राण त्याग देते, अपनी सेना के साथ प्राण त्यागे थे, क्योंकि सेना लड़ी थी। तो मैंने कल बताया था कि राजस्थान में आपका बिद्दा पे एक राजस्थानी दोहा भी है बहुत अच्छा कि जैतमालोत दल झूंझिया करवाड़ा कटे, सांगा भोगे चित्रकोट बिद्दा सिर सटे। कि जैतमाल दल झूंझिया करवाड़ा कटे, सांगा भोगे चित्रकूट बिद्दा सिर सटे। कि उस दिन जैतमाल का दल झूंझा था, मतलब लड़ा था, करवाड़ा कटे और लड़ते हुए कट गया था,
सांगा भोग है चित्रकूट की, सांगा बाद में चित्रकूट की, मेवाड़ का शासन करता है बिद्दा सिरसट है, क्योंकि उस दिन बिद्दा ने अपना सिर दिया था। तो इस प्रकार से आपका महाराणा सांगा को बचाता कौन है उस गांव में, तो बिद्दा जैतमलोट। उसके बाद में हमने पढ़ा था सांगा भागकर चला जाता है कहां पे, आपके श्रीनगर में। कहां पर, आपके श्रीनगर में। और श्रीनगर कहां पे, आपके अजमेर में। और श्रीनगर में एक व्यक्ति था कौन, आपका करमचंद पंवार। करमचंद पंवार। और करमचंद पंवार के पास जाके शरण ली थी किसने, आपके सांगा ने। और करमचंद पंवार इनको शरण देता है, लेकिन बाद में आपका पृथ्वीराज मारा गया, जयमल मारा गया, और ये सूचना मिलती है किसको, सांगा को। तो सांगा फिर मेवाड़ में आता है, और मेवाड़ में उस समय आपके रायमल जी भी बूढ़े हो गए थे, और रायमल जी को भी आप अगला शासक बनाना था, तो इसलिए अगले शासक की घोषणा कर दी जाती है किसके, आपके सांगा के। इसलिए आगे शासक कौन बना था, आपका महाराणा सांगा। आपका सांगा शासक बनता है, तो शासक बनते ही इसने सबसे पहले आपके जो करमचंद पंवार थे, इस करमचंद पंवार को रावत की उपाधि दी थी। एक तो याद रखना कि महाराणा सांगा ने रावत की उपाधि किसे दी थी, तो किसे देते, आपके करमचंद पंवार को। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि सांगा का आश्रय दाता किसे कहा जाता है, सांगा का आश्रय दाता किसे कहा जाता है, तो सांगा को आश्रय किसने दिया था, आपके करमचंद पंवार ने। तो सांगा का आश्रय दाता कौन हो जाएगा, आपका करमचंद पंवार। इतनी बातें याद रखनी। इसके बाद में फिर हमें सांगा के बारे में पढ़ना क्या है, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो हमें आपके सांगा के बारे में, जब सांगा राजा बनता है तो एक आपका दिल्ली, जब सांगा का राज तिलक हुआ तो दिल्ली का शासक था आपके सिकंदर लोदी। दिल्ली का शासक कौन था, आपके सिकंदर लोदी, जिस समय सांगा का राज तिलक हुआ। एक जगह है आपकी मालवा, कौन सी, आपकी मालवा। और मालवा का उस समय शासक था आपका नासिर शाह। कौन, आपका नासिर शाह। इस समय, जिस समय सांगा का राज तिलक होता है 1509 में। और एक जगह आपकी गुजरात, कौन सी, आपकी गुजरात। और उस समय आपके गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। कौन, आपका महमूद बेगड़ा। इन तीनों राज्य के साथ सांगा के संघर्ष पड़ने हैं, और ये कब थे, आपके सांगा का जब राज तिलक हुआ। पहली बात ये याद रखनी है कि सांगा का जब राज तिलक हुआ उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, या दिल्ली का शासक कौन था, तो कौन हो जाएगा, आपका सिकंदर लोदी। उस समय आपके मालवा का शासक कौन था, तो नासिर शाह। और उस समय आपके गुजरात का शासक कौन था, तो कौन हो जाएगा, आपका महमूद बेगड़ा। लेकिन जो सांगा का संघर्ष हुआ इन तीनों ही शासकों के साथ नहीं हुआ। सांगा का संघर्ष किसके साथ हुआ, वो देखो आप। सांगा का जब दिल्ली के साथ संघर्ष होगा तो दिल्ली में शासक था आपका इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, ये पूछे जाते हैं भाई, याद रखना आप कि सांगा जब शासक बना, राज तिलक हुआ, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन, आपका सिकंदर लोदी। लेकिन संघर्ष किसके साथ हुआ, तो इब्राहिम लोदी के साथ। पहली बात, आपका सांगा जब शासक बना तो मालवा का शासक कौन है, नासिर शाह। लेकिन सांगा का संघर्ष किसके साथ हुआ मालवा में, तो याद रखना महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय। गुजरात, गुजरात में जब कहते हैं कि सांगा का जब राज तिलक हुआ उस समय गुजरात का शासक कौन है, आपका महमूद बेगड़ा। लेकिन सांगा का संघर्ष किसके साथ हुआ, तो आपके मजुफ्फर शाह। मजुफ्फर शाह। मजुफ्फर शाह। तो याद रखना ये तीनों चीज कि राज तिलक हुआ उस समय शासक कौन थे, और संघर्ष हुआ उस समय शासक कौन थे। तो अब हम बात करते हैं सांगा के संघर्ष के। किसके संघर्ष, किस कौन कौन से हुए, सांगा के संघर्ष। बात करते आपके पहला संघर्ष दिल्ली के साथ। इसके साथ, आपके दिल्ली के साथ। मैंने बताया कि दिल्ली में सांगा का संघर्ष किसके साथ हुआ, तो उस समय आपके दिल्ली का शासक था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। तो पहली बात कि सांगा का इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष क्यों हुआ,
तो कहते हैं कि जो आपका इब्राहिम लोदी था ये सांगा की बढ़ती हुई शक्तियों से परेशान हो गया था, क्योंकि सांगा का प्रभुत्व चारों तरफ फैल रहा था। तो सांगा की जो बढ़ती हुई शक्तियां हैं उससे परेशान हो गया कौन? आपका इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के साथ सांगा के दो संघर्ष हुए। पहला जो युद्ध है वो है आपका खातोली का युद्ध। पहला कौन सा युद्ध है? आपका खातोली का युद्ध। और खातोली का युद्ध कब हुआ था? आपके 1517 को। खातोली का युद्ध कब हुआ? आपका 1517 को। किन किन के बीच हुआ? तो एक है आपके महाराणा सांगा, और इनके सामने कौन है? तो दिल्ली का सुल्तान आपका इब्राहिम लोदी। दिल्ली का सुल्तान कौन हो जाएगा? आपका इब्राहिम लोदी। तो खातोली का युद्ध जो 1517 में लड़ा गया था, ये किन किन के बीच में लड़ा गया? तो सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। फिर खातोली का युद्ध हुआ। ये खातोली का मैदान है कहां पे? तो याद रखना, खातोली का मैदान है आपके कोटा में। कहां पर? आपके कोटा में। कुछ किताबें आपकी बूंदी बताती है, पर याद रखना है कि खातोली का मैदान कहां पर है? कोटा में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं भाग लेने आया था। याद रखना, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं आया था। लेकिन इस युद्ध में विजय किसकी हुई? तो खातोली के युद्ध में विजय हुई थी किसके? आपके महाराणा सांगा के। तो याद रखना कि इब्राहिम लोदी के साथ पहला संघर्ष कौन सा हुआ? आपके खातोली का युद्ध। खातोली का युद्ध कब लड़ा गया? तो याद रखना 1517 को। खातोली कहां पर है? आपका कोटा में। खातोली का युद्ध किन किन के मध्य? तो सांगा और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी स्वयं में इस युद्ध में स्वयं में लड़ने आता है। और इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? आपके महाराणा सांगा के। कहते हैं कि इस युद्ध में महाराणा सांगा का एक हाथ कट गया था। एक हाथ सांगा का कट गया था। चलो, खातोली का पहला युद्ध देखा। अब जब आपका इब्राहिम लोदी खातोली का युद्ध हार जाता है तो राणा सांगा से बदला लेने के लिए अगले साल फिर से आक्रमण करता है। और जब अगले साल फिर से आक्रमण किया तो जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम है आपके बाड़ी का युद्ध। से बांडी का युद्ध भी कहते हैं, पर वास्तव में युद्ध का नाम है आपके बाड़ी का युद्ध। तो बाड़ी का युद्ध कब हुआ? आपका 1518 ईस्वी में। बाड़ी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो आपका एक तरफ तो है महाराणा सांगा, और दूसरी तरफ सामने कौन है? आपके इब्राहिम लोदी। लेकिन याद रखना, इस युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं आया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं आया। तो फिर इब्राहिम लोदी की तरफ से कौन आया? तो इसके दो सेनापति आते हैं। इसके सेनापति आए थे। कौन कौन आपके? तो एक तो है मियां माखन। कौन आपके? मियां माखन। और एक है आपके मियां हुसैन। तो इब्राहिम लोदी ने अगले साल आपके सांगा से बदला लेने के लिए युद्ध किया। कौन सा? आपके बाड़ी का युद्ध। लेकिन इसमें अपनी सेना का नेतृत्व किसे देके भेजा? तो सेना का नेतृत्व देके भेजा था आपके मियां माखन और मियां हुसैन को। लेकिन इस युद्ध में भी विजय किसकी होती है? तो इस युद्ध में भी विजय हुई किसके? आपके सांगा के। इस युद्ध में भी विजय किसकी हुई? आपके महाराणा सांगा की। तो याद रखना कि दिल्ली के इब्राहिम लोदी के साथ महाराणा सांगा ने दो युद्ध किए। पहला आपका खातोली का, जिसमें आपका इब्राहिम लोदी स्वयं भाग लेने आता है पर हार जाता है। अगले ही साल आपका इब्राहिम लोदी बदला लेने के लिए फिर से आक्रमण करता है, और ये युद्ध कौन सा? आपके बाड़ी का युद्ध। और ये युद्ध कब हुआ? आपके 1518 में। इस बार इब्राहिम लोदी स्वयं नहीं आया, अपने सेनापतियों को सेना देके भेजी। कौन कौन? आपके मियां माखन और मियां हुसैन। लेकिन इस युद्ध में भी विजय कौन हुआ? आपके महाराणा सांगा। और बाड़ी कहां पे पड़ती है जगह? तो याद रखना धौलपुर में। कहां पर? आपके धौलपुर में। तो ये तो संघर्ष हो गया राणा सांगा का किसके साथ? आपके दिल्ली के साथ। अब आगे देखते हैं आपके मालवा, कि मालवा के साथ संघर्ष। मालवा के साथ संघर्ष। मालवा के साथ संघर्ष। अब मालवा के साथ संघर्ष की बात करें तो इस समय मालवा का शासक कौन है? तो मालवा का शासक था आपका महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय।
कहते हैं कि मालवा के साथ संघर्ष का मुख्य रीजन तो ये था आपका कि एक तो सीधा सा होता है, जब भी कोई युद्ध होता है तो दोनों जो राजा होते हैं उनकी साम्राज्यवादी नीति होती है या राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है। लेकिन कई बार पूछा जाता है कि युद्ध का तात्कालीन कारण क्या था। तो मालवा के साथ आपके राणा सांगा का जो युद्ध हो रहा है उसका तात्कालीन कारण क्या है। अगर हम इसके तात्कालीन कारण को देखते हैं तो कहते हैं कि मालवा में एक हिंदू सेनापति था आपका मेदिनी राय। कौन? आपका मेदिनी राय। कहते हैं कुंभा के टाइम से जब आपका महमूद खिलजी प्रथम था तो महमूद खिलजी प्रथम से महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य मालवा का जो शासक बनाना है हटाना है वो सारा कार्य कर रहा था। कौन? आपका मेदिनी राय। और कहते हैं कि मेदिनी राय ने अपने लिए एक स्वतंत्र जागीर भी ले ली थी, वो थी आपकी चंदेरी। तो कहते हैं कि महमूद खिलजी जब शासक बनता है तो ये आक्रमण करता है किस पे? आपके चंदेरी पे। और मेदिनी राय भाग कर आ जाता है किसके पास? आपके महाराणा सांगा के पास। कहते हैं कि मेदिनी राय सांगा का मित्र हुआ करता था। जब आपके महमूद खिलजी ने मेदिनी राय पे आक्रमण किया तो मेदिनी राय आपकी सहायता लेने या शरण लेने किसके पास आ गया? सांगा ने। और कहते हैं कि सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दे दी थी कि ले भाई आप मेदिनी राय तू यहाँ पे रह, गागरोन में रह, अपने यहाँ का शासन संभाल। और ये बात पता चली किसको? आपके महमूद खिलजी को। तो महमूद खिलजी आपका आक्रमण करता है किस पे? गागरोन पे। किस पे आक्रमण किया? आपके गागरोन पे। जब मैं आपका महमूद खिलजी ने गागरोन पे आक्रमण किया और सांगा को पता चला तो सांगा ने कहा नहीं भाई, दोस्त पे हमला करने से पहले तुझे अपने इस भाई से लड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब आपके मेदिनी राय पे आक्रमण कर रहा है तो आप महमूद खिलजी, तो उससे पहले तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा किससे? सांगा से, क्योंकि मेदिनी राय मित्र है किसका? सांगा का। और इस समय वो कौन सी जागीर में रह रहा है? गागरोन। तो याद रखना कि पूछ लिया जाए कि मालवा के साथ तात्कालीन कारण क्या था, तो तात्कालीन कारण था चंदेरी का मेदिनी राय। तो इसलिए महमूद खिलजी आक्रमण करता है कब? आपके गागरोन पे। तो याद रखना गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध। एक मिनट में पढ़ना है आपके गागरोन का युद्ध। गागरोन जागीर देता है, बाद में हमने आपकी पढ़ी थी। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। अब गागरोन, गागरोन का युद्ध। और गागरोन का युद्ध कब हुआ? आपके 1519 में। अब गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो गागरोन का युद्ध एक तरफ तो कौन है? आपके महाराणा सांगा। और इधर से सेना लेके कौन आ रहा है? आपके तो महमूद खिलजी। कौन है आपका? महमूद खिलजी। और कहते हैं कि जब आपके महमूद खिलजी द्वितीय सेना लेके आता है तो सांगा चला जाता है। और इस युद्ध में भी विजय किसकी हुई? तो विजय हुई आपके किसके? महाराणा सांगा के। तो महाराणा सांगा ने पहले आपके खातौली का युद्ध किया इब्राहिम लोदी से, उसमें विजय हुआ। उसके बाद अगले साल 1518 में आपके बाड़ी का युद्ध किया जिसमें आपका लोदी स्वयं नहीं आया, लेकिन मियां माखन और मियां हुसैन ने उस युद्ध में विजय। 1519 में एक और युद्ध कर रहा है, कौन सा? आपके गागरोन का युद्ध। और गागरोन के युद्ध में भी किसकी विजय हुई? आपके सांगा की। कहते हैं कि महमूद खिलजी युद्ध हार के भाग रहा था और इसको पकड़ लाए थे कौन? आपके हरिदास चारण। कौन? आपके हरिदास चारण। और कहते हैं कि सांगा दरबार में बैठे थे और जब हरिदास चारण जब आपके महमूद खिलजी द्वितीय को सांगा के सामने लाते तो सांगा पूछते भाई ये कौन? कि साहब ये महमूद खिलजी था, युद्ध हार कर भाग रहा था। और कहते हैं कि सांगा बड़े खुश होते हैं हरिदास चारण जी से। और हरिदास चारण को कहते हैं कि हरिदास जी आज से आपको मेवाड़ दिया जाता है, आपको मेवाड़ का राजा बनाया जाता है। तो हरिदास जी कहते हैं कि नहीं नहीं महाराज, मुझे नहीं चाहिए पूरा राज्य, आप मुझे तो कुछ थोड़ा सा दे दीजिए। और कहते हैं कि सांगा ने खुश होके
हरिदास जी चारण को 12 गांव दिए थे। कितने गांव आपके? 12 गांव। कहते हैं कि महमूद खिलजी को गिरफ्तार करके कुछ दिनों तक रखा जाता है और लास्ट में आपका जो खिलजी था उसने कहा कि मैं धूल खाता हूं, कि सांगा तेरी काली गाय हूं, आज के बाद कभी भी तू उस पर आक्रमण नहीं करूंगा, मुझे सिर्फ रिहा करते। कहते हैं कि जमानत के तौर पे अपना पुत्र छोड़ा था और कुछ समय 3 महीने के बाद आपके सांगा ने महमूद खिलजी को क्या कर देते? रिहा कर देते। तो खिलजी आपके सांगा की बहुत ज्यादा प्रसिद्धि भी बढ़ी कि एक ऐसा उदारवादी शासक है जो अपने दुश्मन को अपनी जेल से क्या कर दिया? रिहा कर दिया। ये आ गया आपके मालवा के साथ संघर्ष। अब आपका दिल्ली के साथ संघर्ष हो गया, मालवा के साथ संघर्ष हो गया। अब हम संघर्ष की बात करते गुजरात के साथ। कि सांगा ने गुजरात के साथ संघर्ष किया, उसका क्या कारण था? गुजरात के साथ संघर्ष का रीजन क्या? तो पहली बात तो गुजरात का शासक कौन है? तो मुजफ्फर शाह। अब कहते हैं कि इन दोनों के मध्य संघर्ष क्यों हुआ, युद्ध क्यों हुआ, उसका तात्कालीन कारण क्या था कि आपके गुजरात के साथ संघर्ष हुआ? तो कहते हैं कि गुजरात में एक जागीर है आपकी, कौन सी? ईडर। और ईडर में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। ईडर में उत्तराधिकारी संघर्ष, एक है आपके भारमल और एक है आपके रायमल। इन दोनों में उत्तराधिकारी क्या चल रहा है? आपका संघर्ष। और कहते हैं कि जो मुजफ्फर शाह को पता चला, क्योंकि गुजरात के साथ सांगा आपके मेवाड़ वालों की एक तो नागौर के कारण विवाद चल रहा है, और एक कहते हैं कि मुजफ्फर शाह ने जब आपका खिलजी सेकंड ने आपके मेवाड़ पे आक्रमण किया था तो थोड़ी बहुत सहायता दी थी। इसके अलावा मुजफ्फर शाह ने सपोर्ट कर दिया था राजा बनाने के लिए, किसको? आपके भारमल को। तो भारमल की सहायता से राजा बन गया ईडर का, कौन? आपका भारमल। तो जो आपका रायमल था, कहते कि रायमल सहायता लेने के लिए किसके पास आ गया? आपके सांगा के पास। और यहां तक कहते हैं कि सांगा की पुत्री का विवाह हुआ था किसके साथ? आपके रायमल के साथ। तो पुत्री और जुआइन दोनों सांगा के पास आते हैं और बताते हैं कि ऐसे ऐसे भारमल वहां का राजा बन गए, हमारे तो सारा सिस्टम ही खराब होता है। तो कहते हैं कि सांगा ने सपोर्ट कर दिया था किसको? आपके रायमल के लिए। और कहते हैं कि सांगा जाता है मुजफ्फर शाह और भारमल दोनों को हरा देता है और दोनों को हरा के ईडर राज्य का राजा बना देता है, किसको? आपके रायमल को। किसको? आपके रायमल को। तो याद रखना, पूछ लिया जाए कि आपके गुजरात के साथ संघर्ष का तात्कालीन कारण तो क्या था? तो ईडर का उत्तराधिकारी संघर्ष। ईडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में भारमल का सपोर्ट किसने किया था? आपके मुजफ्फर शाह ने। और रायमल का समर्थन किसने किया था? महाराणा सांगा ने। और रायमल किसके समर्थन से बाद में जाके ईडर का शासक बना था? तो आपके सांगा के। बाद में कहते हैं कि कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है किसकी? आपके रायमल की। इसलिए भारमल था वो सांगा के पास जाता है और कहता है कि सांगा जी, रायमल की तो मृत्यु हो गई है, मैं भी आपका रिश्तेदार ही हूँ, कुछ मेरे लिए भी कीजिए। और कहते हैं कि बाद में सांगा के सपोर्ट से आपके ईडर का राज्य बन गया, आपका राजा बन गया था, कौन? आपका भारमल। तो ये सारा संघर्ष था किसके साथ? गुजरात के साथ। तो हमने आपके महाराणा सांगा को पढ़ना स्टार्ट किया था। देखिए हमने पढ़ा आपका महाराणा सांगा कि सांगा के आश्रयदाता कौन? आपके करमचंद पवार। इसको कौन सी उपाधि दी थी? रावत की। जब आपका महाराणा सांगा का राज तिलक हुआ उस समय दिल्ली का शासक कौन है? सिकंदर लोधी। मालवा का नासिर शाह। गुजरात का महमूद बेगड़ा। लेकिन आपके सांगा का जब संघर्ष हुआ तो उस समय दिल्ली का शासक कौन है? इब्राहिम लोधी। आपके मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी द्वितीय। और आपके गुजरात का शासक कौन है? आपका मुजफ्फर शाह। इसके बाद जब दिल्ली के साथ संघर्ष हुआ तो इब्राहिम लोधी और सांगा के मध्य कितने युद्ध हुए थे? आपके 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध कौन सा था? आपके खातौली का युद्ध। कब लड़ा गया? 1517 में। किन किन के बीच में? तो महाराणा सांगा और आपके इब्राहिम लोधी। इस युद्ध में जीता कौन? आपका महाराणा सांगा। इसके बाद में देखा अगला युद्ध कौन सा हुआ? बाड़ी का युद्ध। कब हुआ? 1518 को। किन के मध्य? सांगा और इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी स्वयं नहीं आया, सेनापति किसे देके भेजा? मियां माखन और मियां हुसैन। इस युद्ध में भी विजय कौन हुआ? महाराणा सांगा। दिल्ली के साथ संघर्ष पूरा हुआ। 2 युद्ध आपके खातौली और आपके बाड़ी का। मालवा के साथ जो संघर्ष हुआ उसका तात्कालीन कारण तो मेदिनी राय चंदेरी का।
इस मेदिनी राय के कारण आपके सांगा और आपके महमूद खिलजी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो आपके गागरोन का युद्ध। कब हुआ? 1519 में। किन किन के मध्य? सांगा वर्सेस महमूद खिलजी। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? महाराणा सांगा की। के बाद में हमने गुजरात के साथ संघर्ष देखा। गुजरात के साथ संघर्ष का मेन तात्कालीन कारण क्या था? तो इडर का उत्तराधिकारी संघर्ष। इडर के उत्तराधिकारी संघर्ष में कौन लड़ रहे थे? तो एक तरफ आपका भारमल और दूसरी तरफ आपका रायमल। तो रायमल का समर्थन किसने किया? महाराणा सांगा ने। और आपके भारमल का समर्थन किसने किया? गुजरात के मजफ्फर शाह ने। लेकिन सांगा मजफ्फर शाह और भारमल दोनों को हरा देता है और आपके इडर का राजा बना दिया था किसको? आपके रायमल को। आपके दिल्ली, मालवा और गुजरात के साथ तो संघर्ष हो गया। अब हमें सांगा का देखना है। एक आपका विदेशी आक्रमणकारी था बाबर। कौन? आपका बाबर, जो कहां से था? आपके अफगान से। कहते हैं कि बाबर ने भारत पे आक्रमण किया था 1526 में। पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। और पानीपत का जब युद्ध हुआ था पहला किन किन के मध्य? तो पानीपत का पहला आपका जो युद्ध हुआ था वो आपके इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के मध्य हुआ था। बाबर के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में विजय होता है कौन? आपका बाबर। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 आपका 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, इस युद्ध में विजय हुआ था कौन? आपका बाबर। और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है आपके पानीपत के युद्ध में। और बाबर इस युद्ध को जीतने के बाद में भारत में किसकी स्थापना की थी? आपके मुगल वंश की। तो भारत में बाबर ने मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो कौन सा युद्ध जीतने के बाद करता है? तो पानीपत का युद्ध जीतने के बाद। जब पानीपत का युद्ध जीतने के बाद आपके बाबर आपके भारत में मुगल वंश की क्या कर देता है? स्थापना। तो कहते हैं कि जो आपका बाबर था, बाबर को पता था कि मुझे अगर भारत में शासन करना है तो दो शक्तियां आपकी मुख्यतः है, उनको मुझे क्या करना होगा? आपका पराजित। पहली तो कौन सी थी? आपकी अफगान शक्ति। इसमें तो आपके कर दिया इनको, किसको? इब्राहिम लोदी को। लेकिन भारत में एक और शक्ति है। कौन सी? आपकी राजपूत शक्ति। और राजपूत शक्ति का नेतृत्व कौन कर रहा है? आपका तो महाराणा सांगा। इसलिए अब बाबर का जो संघर्ष होगा वो किसके साथ होगा? महाराणा सांगा के साथ। एक मिनट साथियों, चाय पी लेता हूं मैं। कहते हैं कि सांगा और बाबर का क्या होगा? आपका संघर्ष। बाबर वर्सेज आपका सांगा। बाबर वर्सेज सांगा। अब पहली बात तो कि बाबर और सांगा के मध्य युद्ध के कारण क्या थे? बात तो कि बाबर और सांगा के मध्य युद्ध के मुख्य कारण क्या है? अगर मैं कारणों की बात करूं तो पहला तो कारण हो जाएगा आपका राजनीतिक महत्वाकांक्षा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा। दूसरी मैं बात करूं तो दूसरी कहते हैं कि जब आपका सांगा और इब्राहिम लोदी आपस में लड़ रहे थे पानीपत के युद्ध में, तो उस समय आपके महाराणा सांगा ने जो दिल्ली सल्तनत के 200 गांव थे, उन 200 गांवों पे सांगा ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। सांगा ने क्या कर लिया? आपका अधिकार कर लिया। जब सांगा अधिकार कर लेता है तो सांगा ने अधिकार किया, और बाद में जब आपका बाबर जीता तो बाबर को पता चला अच्छा ये गांव आपकी दिल्ली सल्तनत में आते थे, और अधिकार कर लिया किसने? आपके सांगा ने। तो आपके बाबर और सांगा में पहला एक युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध। याद रखना, पहले थोड़ी सी मैं इस युद्ध की चर्चा कर देता हूं। आपके बयाना का युद्ध। बयाना कहां पर? आपके भरतपुर में। कहते हैं कि उस समय बयाना का किला था, इसमें आपके बाबर की तरफ से बाबर ने यह किला सौंप रखा था मेहंदी ख्वाजा को। मेहंदी ख्वाजा को। और कहते हैं कि सांगा महमद आपके मेहंदी ख्वाजा पे क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। और कब आपका बयाना का युद्ध? तो 1526
16 फरवरी 1526 को आपके सांगा ने बयाना के किले पे आक्रमण कर दिया था। उस समय बयाना का किला किसके पास है? मेहंदी ख्वाजा के पास। तो मेहंदी ख्वाजा बाबर के पास संदेश भेजता है कि सांगा बड़ी सेना लेके आ रहा है, तो इसलिए आप हमारी सहायता कीजिए। तो कहते हैं सांगा अपनी सेना दे के भेजता है, और सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में। और सुल्तान मिर्जा मेहंदी ख्वाजा लड़ाई करते हैं किसके साथ? आपके सांगा के साथ। लेकिन सांगा इनको हरा देता है। तो कहने का मतलब बयाना का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में विजय किसकी हुई? तो सांगा की। किसकी हुई? आपके सांगा की। तो याद रखना कि बाबर और जो सांगा के मध्य संघर्ष हुआ था, इसमें पहले एक छोटा सा युद्ध होता है। वो युद्ध कौन सा था? आपके बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध कब हुआ? तो 16 फरवरी 1526 को। बयाना का किला किसके पास था? मेहंदी ख्वाजा के पास। बाबर ने एक नई सेना भेजी, किसके नेतृत्व में? सुल्तान मिर्जा के नेतृत्व में। लेकिन सुल्तान मिर्जा और आपके मेहंदी ख्वाजा को पराजित कर देता है कौन? आपका सांगा। तो बयाना का युद्ध जीता कौन? आपका तो महाराणा सांगा। जब ये युद्ध आपका जीत जाता है, तब आपका इन दोनों के बीच में एक और युद्ध होता है, और जो विश्व प्रसिद्ध या इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है, वो है आपके खानवा का युद्ध। कौन सा? आपके खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। इस युद्ध की मैं बात करता हूं कि ये युद्ध क्यों हुआ, इनके कारण क्या थे। वो बयाना वाला याद रखना, उसे बयाना का युद्ध भी कहते हैं, बयाना की झड़प भी कहते हैं, कि जब आपके सांगा राजस्थान में प्रवेश कर चुका है, तब आपके सांगा जी ने सोचा था कि अब हमला किया जाए किस पे? बाबर पे। क्योंकि उस समय बाबर स्वयं नहीं है, उसे एक तो किले में मेहंदी ख्वाजा बैठा है, इसलिए बाबर आक्रमण कर देता है अचानक, और आपके बयाना के युद्ध को जीत लेता है। जब बयाना के युद्ध को जीता और बाबर को पता चला, तो इसके बाद इन दोनों में एक युद्ध होगा, और वो कौन सा है? आपके खानवा का युद्ध, जो इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है आपका। इस युद्ध के कारण क्या? तो वही बात मैं जो आपको बता रहा था कि एक तो है आपके राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा। दूसरा, दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पे सांगा के द्वारा अधिकार करना। दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों पे सांगा का अधिकार करना। तीसरा, बयाना के युद्ध का बदला लेना। बयाना युद्ध का बदला लेना। कौन से युद्ध का बदला लेना? आपके बयाना के युद्ध का। और चौथा रीजन की अगर मैं बात करूं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा, 200 गांव आपके सांगा ने अधिकार कर लिया जो दिल्ली सल्तनत के थे, इसलिए। तीसरा कि बयाना के युद्ध का बदला लेना है, किसको? आपके बाबर को। चौथा कहते हैं कि आपके अफगान राजपूत मित्रता। कहते हैं कि जब आपके पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो उसमें जो आपके अफगान हार गए थे, तो अफगान हारने के बाद आपके इब्राहिम लोदी का एक भाई होता है महमूद लोदी, और महमूद लोदी राणा सांगा के पास आ जाता है कि हम मिलकर युद्ध करेंगे। एक आपकी जगह पड़ती थी मेवात, और मेवात का हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, ये भी सांगा के पास आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका अफगान और राजपूत का संघ बन रहा था, उनकी मित्रता बन रही थी, उनका गठबंधन बन रहा था। तो इस का बात को भी नहीं चाहता है बाबर की आपके अफगान और राजपूत का कोई गठबंधन बने, इसलिए आक्रमण करता है कौन? आपका बाबर। और एक कारण याद रखना, बाबर की जीवनी है आपके बाबरनामा। कौन से? आपकी बाबरनामा, जिसे आपके तुजु के बाबरी कहा जाता है। इसमें बाबर सांगा पे एक आरोप लगाता है, और सांगा को वादा खिलाफी का है। क्या का है? आपके वादा खिलाफी। वादा खिलाफी का मतलब कि अपने वादे को तोड़ने वाला। बाबरनामा में लिखता है कि मुझे दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए सांगा ने आमंत्रित किया था, और कहा था कि हम दोनों मिलकर आपके दिल्ली पर आक्रमण करेंगे और आपके इब्राहिम लोदी को पराजित कर देंगे। लेकिन जब मैं दिल्ली पे आया, इब्राहिम लोदी पे आक्रमण किया, तो मेरी सहायता करने नहीं आया कौन? आपका राणा सांगा। इसलिए वो राणा सांगा पे आरोप लगाता है कि इसका वादा खिलाफी का। लेकिन वास्तव में देखे तो कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी पे आक्रमण करने के लिए बाबर को बुलाइए, थोड़ी सी बात जचती नहीं है,
क्योंकि राणा सांगा अकेले ही इससे पहले आपके इब्राहिम लोदी को खातौली और बाड़ी के युद्ध में हरा चुका है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना कि खानवा के युद्ध का कारण क्या थे जो आपके बाबर और सांगा के बीच में हो रहा है। तो राजनीति महत्वाकांक्षा, 200 गांवों पे सांगा का अधिकार करना, बयाना के युद्ध का बदला लेना, अफगान राजपूत जो गठबंधन बन रहा है उससे खुश नहीं है बाबर, और बाबरनामा में बाबर ने सांगा को क्या कहा, आपका वादा खिलाफी। जब ये सभी रीजन एक साथ हुए तो एक आपका इतिहास प्रसिद्ध युद्ध होगा, और वो कौन सा होगा, आपके खानवा का युद्ध। तो अब हम आपके बात करते हैं कौन से युद्ध की, खानवा के युद्ध की, कि खानवा का युद्ध। पहली बात तो आपको याद रखनी है कि खानवा का युद्ध हुआ कब था। तो सीधी सी याद रखना आप, 17 मार्च 1527 को। कब हुआ खानवा का युद्ध, आपके 17 मार्च 1527 को। लेकिन अगर पर्टिकुलर मैंने आपकी बात की थी, एक पुस्तक आपकी वीर विनोद, और जो वीर विनोद के लेखक कौन है, आपके श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास। और श्यामल दास ने इसकी डेट बताई आपकी 16 मार्च 1527। तो अगर पर्टिकुलर पूछा जाए कि खानवा का युद्ध वीर विनोद के श्यामल दास के अनुसार कब हुआ, तब तो आपका 16 मार्च 1527, वरना सीधा सा याद रखना है कि खानवा का युद्ध कब हुआ, तो आपके 17 मार्च। खानवा का मैदान का है, तो याद रखना भरतपुर में, रूपावास तहसील में, और भरतपुर, रूपावास का पे भरतपुर में। ये युद्ध कौन सी नदी के किनारे लड़ा गया, तो गंभीरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, आपके गंभीरी नदी के किनारे। खानवा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो एक तरफ ये लो आपके सांगा, और दूसरी तरफ है आपके बाबर, दूसरी तरफ है आपके बाबर। और युद्ध कब हो रहा है, आपके 17 मार्च। अब कहते हैं कि खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने क्या क्या तैयारियां की थी, किस युद्ध से पहले, खानवा के युद्ध से पहले। तो कहते हैं कि बाबर जब आपका बयाना का युद्ध हार जाता है, तो हारने के बाद उसने अपने पहले तो जो सैनिक घायल हुए थे उनका इलाज करवाया कुछ दिन, और फिर कुछ 20-15 दिनों के बाद, 25 दिनों के बाद डिसीजन लिया कि हम एक युद्ध करेंगे, खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च को करेंगे। और किसके खिलाफ, आपके सांगा के खिलाफ। तो कहते हैं कि उस समय बाबर के सैनिक मना कर देते कि हम नहीं लड़ेंगे। तो सांग आपके बाबर के समस्या हुई कि अगर सैनिक युद्ध नहीं लड़ेंगे तो फिर युद्ध कैसे किया जाएगा। तो कहते हैं कि बाबर ने अपने सभी सैनिकों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके जोशीले भाषण दिए। और भाषण में कहा उन्होंने कि आपको क्या लगता है, बाबर खुद के लिए युद्ध लड़ना चाहता है। सैनिकों ने कहा हाँ। आपको क्या लगता है कि बाबर आपका साम्राज्य विस्तार के लिए युद्ध करना चाहता है। किसी सैनिक ने कहा दिख ही रहा है। तो बाबर ने कहा नहीं, ना तो बाबर खुद के लिए युद्ध करना चाहता है, ना साम्राज्य विस्तार के लिए करना चाहता है। बाबर युद्ध करना चाहता है इस्लाम की इबादत के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इस नदी के छोर से उस नदी तक आपके इस्लाम का झंडा फहराना है, जिसमें आपके रेगिस्तान, नदियां, पहाड़, सब पे आपके इस्लाम का झंडा फहराना है। इसलिए आपका बाबर आपका युद्ध करने जा रहा है। मैं तो कल युद्ध करने जाऊंगा, इस्लाम के लिए जा रहा हूं, जिसको मेरे साथ आना है तो वो युद्ध आए, क्योंकि ये युद्ध क्या होगा, आपका जिहाद होगा। और मैं बन जाऊंगा गाजी। गाजी का मतलब हुआ करता था कि जो धर्म के युद्ध के लिए बिना पैसों के लिए जो लड़ाई ली जाती थी, जो योद्धा होता था वो क्या होता था, गाजी। अगर मैं जीत गया तो गाजी बन जाऊंगा, और मर गया तो शहीद। और शहीद हो गया तो जन्नत में मेरी जो मुझे जन्नत हो मिलेगी, और जन्नत में मुझे हुरे इंतजार कर रही होगी। और इस युद्ध को क्या नाम दे दिया, आपके जिहाद। जब ऐसा कहा तो कहते हैं कि सैनिकों में जोश आया। लेकिन कहते हैं कि पीछे से किसी सैनिक ने कहा कि आप बात तो ये कर रहे हो, इस्लाम की कर रहे हो, इबादत की कर रहे हो, लेकिन कुरान में तो अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। किसी भी मुसलमान को क्या नहीं पीनी चाहिए, आपकी शराब। और कहते हैं कि उस समय बाबर के हाथ में शराब का ही गिलास था। तो बाबर को लगा कि ये तो गलत हो गया। तो कहते हैं कि बाबर ने गिलास फेंक दिया, और गिलास फेंक के कहा कि बाबर आज के बाद कसम लेता है कि आज के बाद कभी भी शराब नहीं पिएगा। तो किसी ने फिर उठ के पीछे से सैनिक ने कहा कि वो अंदर है, वो कि उसको भी फेंकवा दो। कहते कि बाबर ने सारी शराब छोड़ दी थी, और सारी शराब फेंकवा दी थी, और कसम ले ली थी कि आज के बाद बाबर आपका शराब नहीं पिएगा। तो फिर कोई सैनिक खड़ा हुआ और खड़ा होके कहा कि कुरान में तो ये भी लिखा है कि कोई भी आपका मुस्लिम जो शासक होगा वो मुस्लिम व्यापारियों से कर नहीं लेगा। बाबर आपका मुस्लिम व्यापारियों से कर लेता था तगमा। कौन सा कर, आपका तगमा।
मुस्लिम व्यापारियों से बाबर आपका एक कर लेता था, तगमा कर, तमगा कर। तो कहते हैं कि आपके बाबर ने इस कर को भी हटा दिया था कि बाबर आज के बाद यह शपथ लेता है कि मुस्लिम व्यापारियों से तगमा नामक कर आपका नहीं लिया जाएगा। और इस प्रकार का कार्य किया तो कहते हैं कि सारे सैनिक तैयार हो गए युद्ध करने के लिए, क्योंकि आपका जिहाद का नाम दे दिया गया था, युद्ध को गाजी की धारणा दे दी गई थी, बाबर ने शराब छोड़ दी थी, आपकी तमगा नामक कर हटा दिया था, और सारे सैनिकों को ये आपका धर्म युद्ध के रूप में दिखा के और बाबर ने अल्लाह अकबर के नारे लगवा दिए। और शराब की बात है तो आप याद रखना, बाबर बड़ा दारूड़ी आदमी था। आप उसकी बाबरनामा पढ़ो तो उसके पेज पेज पे दारू का नाम लिखा हुआ है कि आज मैं सुबह उठा तो थोड़ा शरीर टूट रहा था इसलिए दारू पी ली, दोपहर को खाना खाने बैठा तो कोई मेहमान आ गया इसलिए दारू पी ली, शाम को जब थोड़ा मौसम अजीब हो रखा था, मौसम था तो मैंने दारू पी ली। कहने का मतलब बाबर एक नंबर का दारूड़ी आदमी था। और लेकिन बाबर ने इस युद्ध में आपके शराब नहीं पीने की क्या ले ली थी, आपके शपथ। तो बाबर ने युद्ध से पहले क्या क्या किया, तो युद्ध को जिहाद का नाम दे दिया, शराब नहीं पीने की शपथ ले ली कि आज के बाद बाबर कभी आपका शराब नहीं पिएगा, और मुस्लिम व्यापारियों से कौन सा आपका कर हटा दिया, तो तमगा नामक कर आपका हटा दिया। इसके बाद में आपके सांगा ने युद्ध से पहले क्या क्या किया, सांगा ने युद्ध से पहले क्या क्या किया, तो कहते हैं कि सांगा ने आपके पाती पर्वन की परंपरा का निर्वहन किया था। कौन सी आपकी पाती पर्वन? पाती पर्वन का मतलब होता था कि सांगा ने राजपूताने के जितने भी शासक थे उनको लेटर लिखा, और लेटर लिख के कहा कि कोई विदेशी आक्रमणकारी आ रहा है और मैं उससे युद्ध करने जा रहा हूं, तो आपको मेरी क्या करनी होगी, सहायता करनी होगी, मेरे साथ युद्ध लड़ने चलना होगा। परवन का मतलब होता है भेजना, और पाते का आप मतलब समझ सकते हो लेटर। तो पत्र लिख के सांगा ने सहायता मांगी थी। तो सांगा के इस युद्ध में सहायता करने कौन कौन आया, तो मान लो आप भाई आमेर, कौन आपका आमेर, आमेर से आया था आपका पृथ्वीराज राज कछुआ, क्योंकि आमेर में कछुआ है तो पृथ्वीराज कछुआ। मैं बात करूं आपके मारवाड़ की, इसके आपके मारवाड़ की, तो मारवाड़ की तरफ से आया था मालदेव। लेकिन याद रखना कई बार पूछ लिया जाता है कि जब आपका खानवा का युद्ध हुआ तो उसमें मारवाड़ का राजा कौन था, तो राजा तो आपके गांगा थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र युवराज आपके मालदेव को भेज दिया था। इसके बाद मैं बीकानेर की बात करूं, बीकानेर की तरफ से कौन आया था, तो कहते हैं कि बीकानेर की तरफ से आए थे कल्याणमल। कौन आपके कल्याणमल। लेकिन आपके बीकानेर के भी राजा कौन है, तो बीकानेर के राजा हुआ करते थे आपके जेत से। कौन आपके जेत से। इसके अलावा इडर की बात करें तो इडर से आए थे आपके भारमल, क्योंकि मैंने आपको बाद में बताया था कि रायमल की मृत्यु हो गई तो बाद में सांगा ने शासक बना दिया था भारमल को। इसके अलावा हम बात करें सादड़ी कि सादड़ी से कौन आया, तो सादड़ी से आए थे आपके झाला अज्जा। कौन आपके झाला अज्जा, सादड़ी से आपके झाला अज्जा। इसके अलावा जगनेर से कौन आया, जगनेर से आ रहे थे आपके अशोक परमार। कौन आ रहे थे आपके अशोक परमार। श्रीनगर से कौन आ रहे हैं आपके, तो श्रीनगर से आ रहे आपके करमचंद पंवार। करमचंद पंवार। इसके अलावा आपके सलूम्बर से कौन आ रहा है, सलूम्बर से आ रहे रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत, रतन सिंह चुंडावत आ गए। इसके बाद में आपके वागड़ से कौन आ रहा है, तो वागड़ से आए थे आपके उदय सिंह। कौन आ रहे हैं आपके उदय सिंह। मेड़ता, मेड़ता से कौन आ रहा है, तो मेड़ता से आए थे आपके विरमदेव और आपके रतन सिंह, दोनों विरमदेव और आपके रतन सिंह। एक आपकी जगह पड़ती थी सहलदी, एक मिनट आपकी मेड़ता से आ गई है। इसके बाद में नागौर,
नागौर से कौन आ रहे हैं आपके? तो खानजादे। कौन आ रहे हैं आपके? खानजादे। तो ये इतने हो गए। देखो, आमेर से पृथ्वीराज कछुआ, मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, इडर से भारमल, सादड़ी से झाला अज्जा, जगनेर से अशोक परमार, श्रीनगर से करमचंद पंवार, आपके सलूम्बर से रतन सिंह चुंडावत, वागड़ से उदय सिंह, मेड़ता से तो विरमदेव रतन सिंह, नागौर से खानजादे, इसके अलावा आपके सिरोही सिरोही से आपके अखेराज देवड़ा, अखेराज देवड़ा। इतने सारे जब आपके राजपुतानाओं के राजा जब सांगा के नेतृत्व में लड़ेंगे, अपनी अपनी सेना लेके आएंगे, तो आप खुद अनुमान लगाओ कि आपके सांगा की सेना कितनी बड़ी हो जाएगी। तो ये आपके सांगा के हो गए। तो आपके सांगा ने खानवा के युद्ध से पहले कौन सी परंपरा निभाई थी? तो आपके पाती पर्वन की परंपरा। अब बात करते हैं आपके खानवा के युद्ध की, जो मैं आपको बता रहा था। अब सांगा वर्सेस बाबर का युद्ध हुआ। एक तरफ आपकी सांगा की सेना है, खूब सारी बड़ी सेना है सांगा की। ये देखो, ये सांगा की सेना है सारी, और इधर सेना खड़ी है बाबर की। बाबर की कुछ सेना कम थी, लेकिन कहते हैं कि बाबर की सेना कम जरूर थी, पर बाबर ने तोपों का प्रयोग किया। ऐसे यहां पे तोप लगा रखे थे। आगे जाके मिडिल हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब इंडिया हिस्ट्री पढ़ेंगे, कि अली और मुस्तफा नाम के दो तोपची थे। अब कहते हैं कि जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ तो इनमें से तोपों से गोले चलने प्रारंभ हुए, जिससे भाई सांगा के सैनिक मरने लगे। और सैनिकों को समझ में नहीं आया था कि ये आग निकल के आ कहां से रही है, क्योंकि सांगा था, जो आपका बाबर है, वो खानवा के युद्ध में राजपुताना में पहली बार तोपों का प्रयोग कर रहा था। अब कुछ सैनिकों को तो ये लगा कि भाई हम भूमियो जी का प्रसाद नहीं बोल के, इसलिए भूमियो जी नाराज हो गए और आग निकल के आ रही है। लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि इस प्रकार से आग आ रही है तो हमें साइड में हटके युद्ध करना चाहिए। तो कहते हैं कि प्रारंभ में आपके बाबर के सैनिकों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, किससे? आपके तोपों से। दूसरा, जो आपका ये युद्ध करने का तरीका था, एक पद्धति थी आपकी तुलगमा युद्ध पद्धति। कौन सी पद्धति? आपकी तुलगमा युद्ध पद्धति। अब इस पद्धति का मतलब क्या होता था? ऐसे सेना लड़ रही है और इधर बाबर की सेना, तो बाबर आपका इधर से आक्रमण करेगा और इधर से भी आक्रमण होगा। तो कहने का मतलब एक सैनिक को घेर कर मारना। क्योंकि राजपुताना में ये चलता था कि एक सैनिक इधर से और एक सैनिक, पैदल वाला पैदल से लड़ेगा, हाथी वाला हाथी से। अब ये सांगा का सैनिक है और ये आपके बाबर का सैनिक है। अब जो सांगा का सैनिक पैदल वाले से लड़ रहा है तलवार से, तो इसके साथ युद्ध कर रहा है, तो एक सैनिक इधर से और आ गया बाबर का, और एक सैनिक इधर से और आ गया, और तीनों इस एक के लग गए। लेकिन राजपुताना में ये होता था कि एक एक से लड़ेगा। तो ये बोलता कि नहीं, अरे भाई ये चीटिंग है, इधर नहीं, मैं एक से लड़ रहा हूं। उससे पहले तो ये आक्रमण कर देते और इस सैनिक को मार देते। तो ये जो पद्धति थी, ये कौन सी? आपकी तुलगमा पद्धति। क्योंकि इस युद्ध में विजय हुई थी किसके? आपके बाबर की। याद रखना, इस युद्ध में विजय हुई किसके? आपके बाबर की। क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है किससे? तोपों से। दूसरा, आपके तुलगमा पद्धति से। तीसरा रीजन कहते हैं कि जब सांगा जी यहां खड़े थे बीच में, तो सांगा जी ने जब देखा कि मेरे सैनिक मर रहे हैं, तो सांगा जी ने यह आदेश दिया कि मुझे वो युद्ध के मतलब सेना के आगे ले जाओ। तो सांगा यहां पे आ गया। कहते हैं कि सांगा यहां पे आया तो हमारे जो राजपूत सैनिक थे उनमें एक ये परंपरा होती थी, जैसे ये उदय सिंह है और वागड़ का अपने साथ 5000 सैनिक लेके आए। अगर उदय सिंह की मृत्यु हुई तो ये सारे के सारे जो सैनिक है ये बाहर निकल जाएंगे। इधर आपका कोई दूसरा रतन सिंह आया हुआ है मेड़ता वाले 2000 सैनिक लेके, लेकिन अगर ये मर गया तो इनकी सारी की सारी 2000 की सेना बाहर निकल जाएगी। कहने का मतलब अपने सेनापति के लिए ये आपकी वफादार है। इनको फिर बाद में कोई मतलब नहीं कि राजा अभी तक जिंदा है या और सेना युद्ध कर रही है। इनका अगर जो व्यक्ति जो मेन इंपोर्टेंट जो इनके साथ है वो मर गया तो ये सेना बाहर निकल जाती थी। कहते हैं कि जैसे बाबर यहां युद्ध में आगे आया तो आपका जो सांगा आगे आया, तो बाबर को पता था कि राजपुताने में एक सिस्टम और है, अगर राजा मर जाए तो सेना अपने आप पीछे हट जाती थी। तो जैसे सांगा आगे आया तो बाबर ने अपने सैनिकों जो तीरंदाजी थे उन्हें कहा कि हमें सिर्फ टारगेट करो, किसको? बाबर को।
और कहते हैं कि बाबर को तीर लगा और बाबर घायल हो गया, और जैसे ही बाबर घायल हो गया तो सेना में हाहाकार मच गया कि बाबर की, आपके सांगा की क्या हो गई, मृत्यु। तो सारी सेना पीछे हट जाती है, और जब सेना पीछे हटी तो कहते हैं कि उस समय जो आपके सादड़ी का झाला अज्जा था, वह झाला अज्जा आपके राणा सांगा का राजमुकुट धारण करके युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। तो कई बार पूछा जाता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा के राजमुकुट को धारण करके युद्ध किसने किया था, तो किसने किया था, आपके झाला ने। लेकिन इस युद्ध में विजय किसकी हो गई, आपके बाबर की। तो याद रखना कौन जीता था, आपका बाबर। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। फिर कई बार पूछा जाता है इस युद्ध में जीतने के कारण क्या थे बाबर के, या सांगा की हार के क्या कारण थे। हम सांगा की हार के कारण देखते हैं कि सांगा के हार के कारण क्या है। पहला कारण बाबर के तोपखाने, बाबर के तोपखाने। दूसरा, बाबर की तुलगमा युद्ध पद्धति। कैसी युद्ध पद्धति आपके, बाबर की तुलगमा युद्ध पद्धति। तीसरा, एकता की कमी। राणा सांगा की सेना में किसकी कमी, आपके एकता की कमी। जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर उनका एक सैनिक या उनका जो मुख्य सेनापति मर जाता था, जो साथ आता था, तो वो सारी की सारी सेना पीछे हट जाया करती थी। और एक कहते हैं कि आपके राणा सांगा के एक तो सहलदी तंवर, कौन आपका सहलदी तंवर, और एक आपके नागौर के खानजादे, इन्होंने राणा सांगा के साथ क्या किया था, आपका विश्वासघात किया था। क्या किया था, आपका विश्वासघात। तो याद रखना कि खानवा के युद्ध के हारने के सांगा के मुख्य कारण क्या थे, तो आपके बाबर के तोपखाने, बाबर के तुलगमा युद्ध पद्धति, राणा सांगा की सेना में एकता की कमी, और सहलदी तंवर और आपके खानजादों का विश्वासघात करना। इसके अलावा पांचवा रीजन अगर हम देखें तो कहते हैं कि सांगा ने युद्ध में आपके हाथियों का प्रयोग किया था। किसके, आपके हाथियों का। और बाबर कहते हैं कि बाबर ने घोड़ों का यूज किया था। किसके, आपके घोड़ों का। कहते हैं कि घोड़ा जो होता है वो फुर्तीला जानवर होता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जल्दी से जाया जा सकता है, लेकिन हाथी से जल्दी से नहीं जाया जा सकता। तो कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी था कि सांगा के द्वारा युद्ध में हाथियों का प्रयोग करना, जबकि बाबर के द्वारा किसका प्रयोग करना, घोड़ों का प्रयोग करना। अगर मैं छठे रीजन की बात करूं तो कहते हैं कि जो सांगा के हथियार थे भारी हुआ करते थे, वजन में भारी थे, और आपके तो बाबर के हथियार थे वो हल्के थे, लाइट थे। कहते हैं कि जब एक आपका हथियार भारी होगा तो आप उसको चलाओगे, और सामने वाले का जो हल्का हथियार होगा तो आप एक बार चलाओगे, उससे सामने वाला 3-4 बार चला के आपको खत्म कर देगा। कहने का मतलब भाई साहब यही है कि जब तक हम युद्ध जीत रहे होते तो हमारी कमियों को कोई नहीं देखता, लेकिन जैसे ही हार होती है तो सारी कमियां सामने आ जाती है। तो उसी प्रकार सांगा की कमियां सामने आ गई थी कि आपके बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया, तुलगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया, एकता की कमी थी सांगा की सेना में, सैलदी तंवर और खानजादे के द्वारा आपका विश्वासघात करना, सांगा के द्वारा हाथियों का प्रयोग जबकि बाबर के द्वारा घोड़ों का प्रयोग किया गया, और सांगा के हथियार थे वो भारी वजन के थे जबकि आपके बाबर के हल्के वजन के थे। लेकिन कहने का मतलब कैसे भी हो आपके सांगा खानवा के युद्ध में हार जाता है। और जब खानवा के युद्ध में हारा गया और सांगा यहाँ पे घायल हो जाता है, तो सांगा जब घायल हुआ इस युद्ध में तो कहते हैं आपके मालदेव ने सांगा को बाहर निकाला था युद्ध से, और बाहर निकाल के इनको बसवा लेके गए थे। बसवा कहां पे, आपके दौसा में, और दौसा में इनका इलाज किया गया। 1 मिनट चालू रखना बच्चों। बसवा में इनका क्या किया गया था, आपका इलाज किया गया था। इसके बाद में जब कहते हैं कि बसवा में इलाज किया गया सांगा को होश आया, तो सांगा ने पूछा कि भाई मैं कहां पे हूं, कि आप बसवा में आपका इलाज चल रहा है। बाबर युद्ध जीत गया। युद्ध जीत गया तो अब बाबर, कहते हैं कि बाबर ने युद्ध जीतने के बाद 1528 में बाबर ने पता किया रे कि जब सांगा से युद्ध चल रहा था तो वो एक व्यक्ति कौन था जो ज्यादा उछल रहा था, कूद रहा था, तो पता चला कि वो आपके चंदेरी का मेदिनी राय है।
चंदेरी का मेदिनी राय, चंदेरी का मेदिनी राय था। तो बाबर ने आपका अगला युद्ध 1528 में आपके मेदिनी राय के चंदेरी पे आक्रमण किया, और ये बात पता चली किसको, सांगा को। तो सांगा ने कहा कि हम इसके हेल्प करेंगे, किसकी, आपके मेदिनी राय के। अब और कहा कि चलो हम युद्ध करने चलते। तो सांगा के सैनिक थे, उन्होंने कहा कि पहले अपनी हालत तो देख लीजिए। कहते कि सांगा के एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, 80 उसके शरीर पे घाव लगे हुए, फिर भी वो कह रहा है कि मैं युद्ध करने जाऊंगा, मैं युद्ध करने जाऊंगा। इस प्रकार की स्थिति हुई, एक मिनट चालू रखना बच्चों। इस प्रकार की स्थिति हुई तो कहते हैं उसके सैनिक कह रहे थे मत जाओ मत जाओ, लेकिन सांगा कह रहे नहीं चलना पड़ेगा। और कहते हैं कि युद्ध करने के लिए, चंदेरी में हेल्प करने के लिए सांगा चल पड़ा। और कहते हैं कि जब चला तो एक जगह पड़ती है एमपी में, इरीच, और इरीच में ये भोजन कर रहे थे सांगा। तो सैनिकों ने, सांगा के ही सैनिक ने इरीच नामक स्थान पे भोजन में क्या मिला दिया था, आपका जहर। जब भोजन में जहर मिला दिया तो जहर युक्त भोजन खाने से इरीच में आपके 1528 में 30 जनवरी 1528 में आपकी क्या हो जाती है, सांगा की मृत्यु। सांगा की क्या हो गई, आपकी मृत्यु। और इसका बचा हुआ जो सांगा का भाग है वो बच्चों हम आपका कल देखेंगे। धन्यवाद। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।